Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon. So how was your weekend? Nice. Okay. Sir, it was fine. Okay. मेरे पास कोड नहीं आया किसी का भी. सर कोड शाम तक आ जाएगा सर आपके पास. Okay. And what about others? सर मेरे कुछ सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम थी. सर शाम तक आ जाएगा. तो मैं कल सर आज सेंड कर देंगे सर. Okay. सर शाम तक आ जाएगा. Okay. So I feel all has joined. So we can start. Let me quickly share my screen. Sure, sir. Let me know once you're able to see my screen. Yes, sir. Okay. So in last week, what we have done, we created one application and created one database, and with the help of entity framework database first approach, we connected that database with our application, and then we show all the records in a list in our application. This is what we have done day before yesterday. Are you okay on that? Yes, sir. Okay. क्विकली रन कर लेते हैं. Yes, sir. देख लेते हैं हमारा पेज कैसा चल रहा था. फिर अब इस पेज में बाकी सारे चीजें मैं बनवाता हुआ आगे बढ़ेंगे. तुषार भाई माइक बंद कर ले. भाई मेरा माइक बंद है यार, मेरे यहाँ से आवाज नहीं आ रही. नहीं तेरी उसके हवा की बहुत आवाज आ रही पीछे से. ओके. आप देख पा रहे हैं मेरे पेज को? हेलो. यस सर. ओके. सो इस पेज पे अगर मैं बात करूं तो अभी मेरे पास 5 बटन है. ये आवाज किसकी आ रही है? सर ये आपके माइक से आ रही है शायद. लेट मी चेक. किस टाइप की आवाज आ रही है आप लोगों को? सर हवा चल रही है बहुत तेज. हवा की आवाज आ रही है सर. ओके. आज मैं दूसरे रूम में बैठा हूं और यहाँ कूलर चल रहा है. गिव मी अ हाँ मोमेंट. सर उसी की आ रही होगी. इट इज फेसिंग ऑन मी. अब तो मुझको सर अब सही है. हाँ. So it means it was facing on me because of that you were facing. सर this issue. एक मिनट डिस्टर्ब करूं? जी बताइए. बच्चों ये जो है ना एसक्यूएल सर्वर जो है उसको आप एक तरीके से देखें वो बैकएंड में काम करता है. तो सर इनको ना एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो इंस्टॉल करने में परेशानी आ रही थी सर्वर के ऊपर, तो मैंने इन्हें लिनक्यूपैड करवा दिया था. अब इन्हें लगता है कि लिनक्यूपैड ही एसक्यूएल सर्वर है या एसक्यूएल सर्वर अलग है लिनक्यूपैड अलग है. ओके. एसक्यूएल सर्वर इज
एसक्यूएल सर्वर इज अ डेटाबेस, वो बैकएंड में है। और जो आप लिंक्यूपैड यूज करते हैं वो केवल एक इंटरफेस है जो एसक्यूएल सर्वर से इंटरेक्शन के लिए यूज करते हैं। तो अल्टीमेटली इनकी इसी मशीन तरीके पे से इनकी मशीन हाँ पे एसक्यूएल सर्वर ही है, उसके ऊपर जो ओआरएम हमने रखा वो लिंक्यूपैड रख लिया है। हाँ, जैसे आप मैनेजमेंट स्टूडियो यूज कर रहे हैं, हाँ तो हाँ बेटा हाँ जो मैनेजमेंट स्टूडियो है वो भी सेम ही है, एक ही सेम है। है, वर्किंग भी इनकी 90% सेम ही है, तो इसलिए आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि ये अलग है। ओके सर, थैंक यू ठीक है। सर। यस सर। ओके सर। ठीक है, तो हमारे पास अभी तक इसमें एक ही टेबल है। इसमें ज्यादा तो सबसे पहले सबसे ज्यादा इजी ऑपरेशन का काम करना शुरू करेंगे। मुझे ये बताओ सबसे ज्यादा इजी ऑपरेशन कौन सा होता है इनसाइड अपडेट डिलीट में? डिलीट इंसर्ट। इंसर्ट किसको इजी लगता है भाई? और डिलीट लगता है मुझे तो। बस सबसे इजी हमेशा से डिलीट ही होता है, एक बटन पे क्लिक करो काम खत्म। यस सर। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिलीट ऑपरेशन करेंगे, बट यहाँ तो बटन पे क्लिक करके काम खत्म हो जाएगा, बैकएंड में डेटा जो है डेटाबेस में से भी डिलीट होना चाहिए, राइट? यस सर। ओके, तो थोड़ा ध्यान से देखेंगे। अच्छा, एक्शन लिंक बनवाए थे मैंने, वो बना के देखे हैं ना सबने? यस सर। बन गए ना इजीली, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई ना किसी को? नो सर। क्योंकि इस पूरे पेज पे ये जो भी बना हुए हैं सारे एक्शन लिंक ही हैं। ठीक है, यस सर। ठीक है। तो सबसे पहले डिलीट ऑपरेशन करना शुरू करते हैं। कुछ नहीं, मेरा ये मेथड था, इसके अंदर मैं एक और मेथड ऐड कराऊंगा, इंडेक्स मेथड, एक्शन मेथड। इसका नाम दूंगा मैं पब्लिक एक्शन रिजल्ट डिलीट। ठीक है, और इसको नाम दे दो बल्कि डिलीट एम्प्लॉय। अब किसी भी एम्प्लॉय को डिलीट करने के लिए मुझे क्या चीज चाहिए? उसकी आईडी। उसकी आईडी, क्योंकि यूनिक होती है आईडी। यस सर। ठीक है, यहाँ पे अब जरा ध्यान से देखना। इसमें एक ऑपरेशन होता है रिमूव, लेकिन इसको एम्प्लॉय देना पड़ता है पूरा का पूरा, तब ये रिमूव कर पाएगा। ठीक है, ओके सर। अब पूरा एम्प्लॉय हम कहां से लाएंगे? हमारी प्रॉब्लम है कि हम पूरा एम्प्लॉय कहां से लाएंगे। तो कुछ नहीं करना आपने, सबसे पहले उस एम्प्लॉय को फाइंड करो। कैसे फाइंड करेंगे? जरा ध्यान से सेलेक्ट की क्वेरी देखना इस बार जरा। डॉट, सबसे पहले लगेगा वेयर क्लाउज। ठीक है, वेयर। अब लैम्डा एक्सप्रेशन, भैया लैम्डा एक्सप्रेशन हो गया इन लोगों का? तो वो कल होगा सर। अच्छा ठीक है, तो एक छोटा सा लैम्डा एक्सप्रेशन है, यहाँ पे लिख रहा हूँ, अगेन पुराने जैसे ही है, और डॉट आईडी इक्वल्स टू जो आईडी हमने वहां से पास कराई है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसने बस वेयर क्लाउज लगाया और ये फाइंड कर लिया कि वो एम्प्लॉय दे दो जिसकी आईडी इस आईडी के इक्वल है, राइट? यस सर। अब इसे ये नहीं पता होता कि इस आईडी पे एक एम्प्लॉय होगा या एक से ज्यादा होगा। भाई ऐसा हम ही तो पता है, क्योंकि हमारा लॉजिक हमने लिखा है कि हमारी जो आईडी है वो यूनिक होगी, बट ओआरएम को ये बात नहीं पता कि आईडी यूनिक होगी, राइट? यस सर। लिंक्यू को नहीं पता। तो ये क्या कहता है कि जितने, ये मान के चल रहा है कि ये आपको एक लिस्ट दे देगा एम्प्लॉइज की जिनकी आईडी, जो भी आईडी आपने पास कराई है वो होगी। सपोज करो आपने 5 आईडी पास कराई और 5 आईडी डेटाबेस में 5 एम्प्लॉइज किया है, तो ये आपको 5 एम्प्लॉय दे देगा।
लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमने डेटाबेस डिजाइन ही इस तरह किया है, हमने अपने आईडी कॉलम को आइडेंटिटी रखा है जिसमें कि डुप्लीकेट वैल्यू नहीं हो सकती, साथ में वो हमारी प्राइमरी की है, तो डुप्लीकेट प्राइमरी की होती नहीं है, राइट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डॉट, अब क्योंकि इसे ऐसा लग रहा है कि एक से ज्यादा वैल्यू आएंगे इसके पास, तो इसका अगला मेथड होता है फर्स्ट और डिफॉल्ट। तो यानी कि जितनी भी वैल्यू इसके पास आई है उनमें से पहली वैल्यू दे दे, हमेशा एक ही आएगी और ये उसे ही देगा। प्रैक्टिकली जो होगा एक ही वैल्यू आएगी इसके पास डेटाबेस में से और ये Yes, उसे ही sir. दे देगा, बट लॉजिकल बनाने के लिए इसको फर्स्ट और डिफॉल्ट हमने यूज किया, ठीक है। यस सर। यस सर। इसको ले लो मेरे एक उसमें वेर सिंपल। अब मेरे पास ये एम्प्लॉय आ गया डेटाबेस से जिस एम्प्लॉय को डिलीट करना है, कुछ नहीं, अगली लाइन में एक कोड और लिखता हूं, एंटिटी फ्रेमवर्क का ही कौन है, सर वो डिफॉल्ट केस में भी तो सर फर्स्ट ही आईडी लेगा सर वो। नहीं समझा, दोबारा बताइए। सर जैसा आपने ये फर्स्ट और डिफॉल्ट केस लिखा है सर, ये फंक्शन बनाया सर। हाँ सर फर्स्ट में तो फर्स्ट केस ही लेगा वो, और सर हाँ। डिफॉल्ट केस में वो कहाँ से लेता है सर? डिफॉल्ट केस में वो नल वैल्यू रिटर्न कर देता है। अब इसमें बताओ दो मेथड होते हैं एंटिटी फ्रेमवर्क के आपके पास, एक मेथड होता है केवल फर्स्ट जो कि आप यूज कर सकते हो, और एक होता है फर्स्ट और डिफॉल्ट। अब दोनों का डिफरेंस समझना, और ये भी एक इंटरव्यू क्वेश्चन है। ठीक है, एंटिटी फ्रेमवर्क में फर्स्ट और डिफॉल्ट का क्या डिफरेंस होता है वो जरा ध्यान से समझना। अगर कोई ऐसी आईडी आपने पास कर दी जिसके रेस्पेक्ट में डेटाबेस के अंदर एम्प्लॉय ही नहीं है, अगर आपने कोई ऐसी आईडी पास कर दी जिसके रेस्पेक्ट में डेटाबेस में कोई एम्प्लॉय ही नहीं है, उस केस में फर्स्ट एरर फेंक देता है, एक्सेप्शन दे देता है, क्योंकि फर्स्ट कहता है मुझे तो कोई भी वैल्यू मिली नहीं। ये जो वेयर क्लाउज की कंडीशन होगी, यहां से क्या मिलेगा, नल, क्योंकि उस आईडी का कोई भी बंदा है ही नहीं डेटाबेस में। उस केस में जब आप उस पर नल के ऊपर फर्स्ट लगाते हो वो एरर फेंक देता है। लेकिन फर्स्ट और डिफॉल्ट क्या कहता है कि अगर वो नहीं भी है ना, तो मैं आपको डिफॉल्ट एक ब्लैंक ऑब्जेक्ट दे दूंगा, नल दे दूंगा मतलब। ओके सर। तो वो बाय डिफॉल्ट एरर को सेव करने के लिए मैंने ये यूज किया है, ठीक है। अभी के लिए आप फर्स्ट भी चलाओगे तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला मेथड मैंने लिखा एंटिटी फ्रेमवर्क में गया, वहां पे जाकर रिमूव मेथड के अंदर जो एम्प्लॉय मुझे मिला था वो मैंने पास कर दिया, ठीक है, क्लियर है। और नेक्स्ट लाइन इसमें एक और लिखनी पड़ती है मुझे, अभी तक डेटाबेस से डेटा एम्प्लॉय डिलीट नहीं हुआ है, डिलीट कब होगा वो अब होगा, देखना। जब भी आप कोई ऑपरेशन कराएंगे डेटाबेस पे इंसर्ट, अपडेट और डिलीट का, तो उसके बाद में आपको ये कॉल कराना पड़ेगा सेव चेंजेस मेथड। ये फाइनली आपके डेटाबेस में जाके उस एम्प्लॉय को डिलीट करेगा जो आपने ऊपर रिमूव में डाला है, ठीक है। ओके सर। इन 3 लाइनों के बाद आपका एम्प्लॉय जो है वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखते हैं और रिटर्न करा देता हूं मैं। अब वापस क्या कराऊं, वापस कराने के 2-3 तरीके होते हैं, या तो आप यहां से कोई जेसन मैसेज वापस करा दो और वहां पे जावास्क्रिप्ट के कोड से वो मैसेज रीड कर लो, राइट। एक तरीका तो आपका ये है। दूसरा तरीका क्या है कि आप रीडायरेक्ट कर दो उसे लिस्ट वाले पेज पे, और लिस्ट वाले पेज पे वो दोबारा से लिस्ट दिखाएगा, तो आपके वाला जो एम्प्लॉय आपने डिलीट किया है वो वहां से गायब हो जाएगा। तो कैसे करेंगे, कुछ नहीं, एक होता है रीडायरेक्ट टू एक्शन। कौन से एक्शन को रीडायरेक्ट कर दें, इंडेक्स को। अब आप कहोगे ये क्यों किया, मैं कह रहा हूं डिलीट करो
और डिलीट करके जो एक्शन लिस्ट दिखा रहा है ना उस वाले एक्शन पे चले जाओ, और अब की बार लिस्ट में से एक एम्प्लॉय कम आएगा। भाई यही तो करेगा, डेटाबेस में जाके दोबारा से सिलेक्ट करके लाएगा एम्प्लॉय, जो एम्प्लॉय डिलीट हो चुका है वो वहां पे नहीं दिखाई देगा। बहुत सिंपल सा ऑपरेशन है। चला लेते हैं। अब देखना चलेगा नहीं, जब मैं डिलीट के बटन पे क्लिक करूंगा चलेगा नहीं वो। अब पूछना क्यों, पहले दिखा दूंगी नहीं चल रहा है। चला? नो सर। क्यों नहीं चला? अरे फ्रेंड, एक्शन का नाम ही ना लिखा। एक्शन नहीं डिफाइन किया हाँ, उसका। एक्शन पे हमने डिफाइन ही नहीं किया अभी तक। Yes, sir. तो चलते हैं एक्शन वाले पेज पे। इंडेक्स वाला पेज था, यहाँ पे डिलीट वाला एक्शन बन रहा था। Yes, अब sir. ये क्या बटन का टेक्स्ट है पहले बार, तो ये तो डिलीट ही रहेगा। दूसरे वाला क्या था? एक्शन का नाम था, Employee to be action- deleted. हाँ एक्शन का नाम था मेरा डिलीट एम्प्लॉय। और सर ये जो आपने रिमूव के आगे लिखा है सर एम्प्लॉय टू बी डिलीटेड, सर ये क्या चीज है फिर? ये तो मैंने अपने ऑब्जेक्ट का नाम दिया है, तुम कुछ भी दे दो, एबीसी अच्छा। दे दो, अच्छा सर, ठीक है सर, है ना? थोड़ा सा मीनिंगफुल सा नाम दिया है। ठीक है सर। अब देखना जरा कमाल। गायब हो रहे हैं? यस सर। और आपको लगे कि अगर डेटाबेस से गायब नहीं हुए हैं तो डेटाबेस पे जाके क्वेरी चला लेना, तो डेटाबेस में भी 2 ही रह गए हैं। यस सर। एक और डिलीट कर दें। ठीक है, तो इस तरह आपका डिलीट का ऑपरेशन चल गया। अब आप कहोगे डिलीट के लिए हमने कोई व्यू तो बनाया ही नहीं, तो हाँ, हमें व्यू की जरूरत ही नहीं होती डिलीट के लिए। हमें डिलीट के लिए व्यू की जरूरत ही नहीं होती, ऐसे ही तो होता है। समझ में आ रही है बात? यस सर। सर जी बताइए। ठीक है, आगे चलें। तो डिलीट हमारा चल गया, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है नहीं। डिटेल्स पे चलते हैं दोबारा से। डिटेल के लिए अगेन मुझे यहां पर एक मेथड बनाना पड़ेगा। डिटेल एम्प्लॉय, एम्प्लॉय डिटेल। डिटेल के लिए मुझे क्या चाहिए एम्प्लॉय की? डिटेल्स। आईडी। भाई आईडी ही तो चाहिए, यस सर, यस सर। तभी तो निकालूंगा। आईडी Yes, निकालने के बाद मुझे ये सेम लाइन लिखनी पड़ेगी, क्योंकि उस आईडी के बेसिस पे मैं एम्प्लॉय को सेलेक्ट करके करेंगे। लाऊंगा। अब एम्प्लॉय टू बी डिलीटेड का नाम चेंज कर देते हैं। ठीक है, यस सर। और इसको मैं उठाकर एक और, अब की बार आप एक चीज देखोगे कि मुझे व्यू रिटर्न कराना पड़ेगा, क्योंकि डिटेल जो होता है वो तो किसी और व्यू पे जाएगा ना। यस सर। तो ऐड व्यू। व्यू, तो व्यू ऐड कराने के लिए आपको एप्लीकेशन को स्टॉप करना पड़ता है। एम्प्टी विदाउट मॉडल तो मैं लूंगा नहीं, मैं लूंगा डिटेल्स। डिटेल्स लेते ही वो मुझसे पूछेगा आपको कहाँ से उठाना है, तो आप लोगे एम्प्लॉय से। सर ये टेम्पलेट में सर जो अपने आप ही प्री डिफाइंड आ जाते हैं, मतलब डिटेल्स हुआ हाँ, सर, और भी बिल्कुल। ऑप्शन आ रहे थे। हाँ, सर और सारी जितनी भी क्लासेस आपके एप्लीकेशन में पब्लिक क्लासेस बनी हुई होंगी सारी आ जाएंगी यहाँ पे।
तो सर ये हमारे उससे ही मतलब जैसे हमने व्यू नेम एम्प्लॉय डिटेल डाला सर, इसकी वजह से आ रहे हैं सर? नहीं 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 नहीं, आपकी एप्लीकेशन में अगर कोई और एम्प्लॉय की जगह स्टूडेंट नाम की क्लास भी होगी वो भी यहाँ पे आ जाएगी। तो मतलब सर क्लास की वजह से आ रही हैं? हाँ, जितनी भी पब्लिक क्लास आपके प्रोजेक्ट में होंगी। ठीक है। ठीक है। अब एक पंगा है, मेरा व्यू क्या समझता है, एम्प्लॉय और वहां से जो डेटाबेस से डेटा आता है वो किस में आता है? टीबीएल एम्प्लॉय। तो टीबीएल एम्प्लॉय को व्यू में एम्प्लॉय में कन्वर्ट करा दो। कन्वर्ट कराने का कोड ये रहा, कल लिखा था, सेलेक्ट में जाके लिख दिया था पूरा हमने। ठीक है, कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। ठीक है, और उठा के इस एम्प्लॉय को उठा के हम लोग यहाँ पे दे देंगे, और ये मेरा बिल्कुल परफेक्ट चलना चाहिए। सिमिलरली मुझे क्या करना पड़ेगा, व्यू पे जाके शो वाले मेथड में, डिटेल्स वाले मेथड में एक्शन का नाम अपडेट कराना पड़ेगा। सर जो आपने वो कन्वर्जन वाला केस करा था ना सर, अब वो सर एक बार और बता देना। अभी बता देता हूँ, 2 मिनट दे दो बस। ठीक है सर। सर इतने लंबे शॉर्टकट यूज करोगे ना बच्चे घबरा जाएंगे। पहले उसे सेलेक्ट करके ना सेकंड लाइन में ऑब्जेक्ट बना दोगे तो इन्हें समझ में आ जाएगा। अच्छा ठीक है, देखो अभी पहले यही वाला समझाता हूँ शॉर्टकट, ओके सर। क्योंकि मैं ऑब्जेक्ट तो बना दूंगा लेकिन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाके जब कोड लिखोगे ना तो कोड रिव्यू में सबसे पहले तुम्हारा कोड वापस आ जाएगा, और 2 से 3 बार कोड वापस आया तो चौथी बार ये हो जाएगा कि इस बंदे को तो कोड ही लिखना नहीं आता। तो देखो अभी के लिए पहले ये वाला समझाता हूँ, फिर आपको इसका दूसरा वर्कअराउंड बताता हूँ। ठीक है, आपने क्या करा, सेलेक्ट में आपके पास आएगा टीबीएल एम्प्लॉय। टीबीएल एम्प्लॉय को एम्प्लॉय में कन्वर्ट कराने के लिए आपने नया ऑब्जेक्ट बनाया एम्प्लॉय का, उसके एड्रेस में जो भी आपने लिंक क्यू से आपके पास आ रहा था उसका एड्रेस डाल दिया टीबीएल एम्प्लॉय का, उसके आईडी में टीबीएल एम्प्लॉय की आईडी डाल दी, मोबाइल नंबर में टीबीएल एम्प्लॉय का मोबाइल नंबर डाल दिया, नेम में टीबीएल एम्प्लॉय का नेम डाल दिया। ठीक है, अब इसका दूसरा तरीका क्या है, दूसरा भी सुनो। दूसरा तरीका ये है कि ये वाली लाइन बिल्कुल मत लिखो, ये रहा। अब आपके पास ये जो एम्प्लॉय टू बी व्यू है ये किस टाइप का है बताओ? टीबीएल एम्प्लॉय टाइप का है, यस सर। है ना? और मुझे एम्प्लॉय किस टाइप का चाहिए? एम्प्लॉय टाइप का चाहिए। तो मैं एम्प्लॉय टाइप का एक नया ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। नाम इसका कन्वर्टेड एम्प्लॉय दे रहा हूं मैं। ठीक है, इक्वल्स टू ठीक है, दूसरी लाइन में इसके एड्रेस में जो भी मेरे पास एम्प्लॉय टू बी व्यू आया था उसका एड्रेस डाल दिया। तो सर ये तो आप इंडिविजुअली कन्वर्ट कर रहे हैं ना सर? हाँ ठीक है।
नेम में नेम डाल दिया, आईडी में आईडी डाल दी, एंड द लास्ट थिंग इज आईडी, नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर। ठीक है, Yes. और यहाँ पे अब की बार कन्वर्टेड एम्प्लॉय को वापस कर देंगे। ठीक है, और ये भी बिल्कुल परफेक्ट चलेगा। चला लेते हैं एक बारी। अच्छा, मैंने एक ऑब्जेक्ट इंस्टेंशिएशन के लिए एक टेक्निक बताई थी, इंस्टेंट ऑब्जेक्ट इंस्टेंशिएशन बताया था। ऑब्जेक्ट बनाते ही समय उसमें वैल्यू फिल कर देना। यस सर। आप यहाँ पे वो भी यूज कर सकते हो, वो भी बता देता हूँ अभी कैसे यूज होगा। परफेक्ट है, जैसा पहले चल रहा था। अभी बैक टू लिस्ट वाला बटन नहीं चलाया मैंने, वो चलाएंगे। तीसरा तरीका क्या है कि आपकी ये 4 लाइनें बच जाएंगी। थोड़ा सा इसको आप शॉर्ट कर सकते हो, इसको कंट्रोल कैसी करो, ठीक है। और इसी के अंदर लिख दो Right. सर ये मेथड तो इसलिए अच्छा रहेगा सर क्योंकि कोड को छोटा करने के लिए है ना सर। हाँ हाँ हाँ, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों की कॉम्प्लेक्सिटी सेम है, कंपाइलर दोनों पे सेम टाइम लेगा, जस्ट आपके कोड को छोटा कर देगा ये। ठीक। ठीक है, और ये भी बिल्कुल ठीक चलेगा। चला लेते हैं पहले। गैल्विन रिचर्ड ने एक बुक लिखी थी, हाउ टू राइट इम्प्रेसिव कोड। तो कभी कभी ना हम लोगों को कोड थोड़ा सा अलग इसलिए भी लिखना होता है, जिससे कि जब आपका कोड किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब आप कोड लिखते हैं, कोड रिव्यू के लिए जरूर जाता है। डायरेक्ट कोड कभी भी क्लाइंट के पास नहीं जाता। कोड रिव्यू करने के लिए हमेशा जो भी आप कोड लिखोगे पहले वो रिव्यू करने के लिए किसी आर्किटेक्ट के पास जाएगा। और मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में आर्किटेक्ट्स जो हैं वो नॉर्मल कोड देख के उसमें 4 कमी फालतू निकाल देते हैं, जो कि आपने ठीक भी लिखा होगा। अगर मैं इन तीनों ही कोड की कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं तो बिल्कुल सेम है, यस सर। बट आर्किटेक्ट निकालेगा जरूर कि आपने इतना इस ऑब्जेक्ट को इतना लंबा करके बनाया, इसको आप छोटा बना सकते थे, ये कर सकते थे, वो कर सकते थे। तो अल्टीमेटली आप पूरी मेहनत करके भी आपको कोड ना, ये चीजें आप जब ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे तो धीरे धीरे आपकी ग्रेजुअली इंप्रूव होंगी, आपका कोड मैच्योर होगा डे बाय डे। कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जिनका कोई बेनिफिट नहीं होता, बस लिखनी पड़ जाती हैं। ठीक है, तो ये परफेक्टली आपका चल रहा है। अब मेरा काम है बैक टू बटन भी चल रहा है मेरे पास। ठीक है, देख रहे हो आप, यस सर। डिलीट चल गया, डिटेल चल गया, डिटेल पे जाता हूं तो बैक टू लिस्ट भी चल गया। अब देखो, एडिट बटन एक तो मेरे पास यहाँ पे है और दूसरा एडिट बटन मेरे पास यहाँ पे है, और दोनों ही एक ही एम्प्लॉय को एडिट करेंगे, ये बात सेम है। यस तो सर। मैं एक एम्प्लॉय का एडिट मेथड बना लूं बैकएंड में और एक ही व्यू बना लूं और दोनों से उसी पर रिडायरेक्ट करा लूं, प्रॉब्लम तो कुछ है नहीं। ओके सर। ठीक है, यस सर। चलो तो एडिट करने से पहले, चलो एडिट करने के साथ में ही, एडिट और क्रिएट करने के साथ में हम बहुत सारी चीजें नई सीखेंगे। कैसे डेटा व्यू से बैकएंड में पहुंचाते हैं वो अभी तक हमने सीखा ही नहीं है। भाई व्यू पे मेरे पास फॉर्म में कोई डेटा है, उसे पीछे कैसे भेजूंगा, वो मैंने अभी तक सीखा ही नहीं है, और वो बहुत मैंडेटरी चीज है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एडिट से पहले क्रिएट करवाता हूँ। क्रिएट इजी होता है एडिट से, हमेशा याद रखना। यस सर। ठीक है, तो पहले हम आज क्रिएट करेंगे फिर एडिट पे चलेंगे।
अभी के लिए क्रिएट नहीं चल रहा है। चलो मुझे एक एग्जांपल इसमें ड्रॉप डाउन का और समझाना है। तो ड्रॉप डाउन के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है, इसको यहाँ पे एक चीज और लो आप, दैट इज इसके अंदर एक प्रॉपर्टी और बढ़ा रहा हूं मैं एम्प्लॉय के अंदर ही डिजाइन पे जाके। हाँ, इससे आपको एक चीज और समझाता हूँ आज, बड़ी अच्छी चीज है जिसकी जरूरत पड़ेगी। मोबाइल नंबर के बाद में एक प्रॉपर्टी रखता हूँ मैं सिटी, और सिटी तो मैंने एड्रेस में डाल दिया है, कंट्री डाल देते हैं, ठीक है। कंट्री में दो तरीके हैं आपके पास, या तो आप कंट्री कोड रखो डेटाबेस की टेबल में, और कंट्री की एक दूसरी टेबल रख लो, ठीक है। तो मैं वही कर रहा हूँ, या फिर सीधे कंट्री नेम भी रख सकते हैं। अभी के लिए सीधे कंट्री नेम रखते हैं, लेकिन फिर ये चलो एक काम करते हैं, जेंडर रखते हैं इसकी जगह, वो सबसे इजी रहेगा समझने के लिए। अभी के लिए जेंडर, और जेंडर की वैल्यू जो रख रहा हूं मैं वो देखना जरा, ठीक है। तो इसमें मैं इसका टाइप ले लेता हूं इंट, ठीक है। तो सर इसको अलाउ नल भी नहीं रखता, इसको सेव कर दो। अलाउ नल तो रखना पड़ेगा, नहीं तो पहले का डेटा जो है फेल कर जाएगा, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना, अब मैंने जेंडर प्रॉपर्टी वहां तो बना दी, लेकिन यहाँ देखना, यहाँ तो टीबीएल एम्प्लॉय में कुछ भी बढ़ा ही नहीं, यहाँ तो टीबीएल एम्प्लॉय वैसा का वैसा ही है जैसा था। तो हम कैसे करेंगे इसको, टीबीएल एम्प्लॉय दिखा देता हूँ मैं आपको, ये रही, यहाँ तो बढ़ी ही नहीं, समझ रहे हो मेरी बात को? यस सर। अब डेटाबेस और हमारे एप्लीकेशन में जो हमने ईडीएमएक्स खींचा है वो दोनों डिस्क्रिमिनेंट हो गए एक दूसरे से। तो उसको मैं कैसे करूंगा, उसको करने का बड़ा प्यारा तरीका है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले जब भी कभी आप डेटाबेस में कोई चेंज करेंगे, जब भी कभी आप डेटाबेस में कोई भी चेंज करेंगे, आपको अपना एंटिटी फ्रेमवर्क का ईडीएमएक्स को अपडेट कराना पड़ेगा, ठीक है। ओके सर। तो यहाँ पे जाइएगा, राइट क्लिक कीजिएगा, राइट क्लिक जैसे ही आप करेंगे यहाँ पे आएगा अपडेट मॉडल फ्रॉम डेटाबेस, क्योंकि डेटाबेस में चेंज हो गया है, ठीक है। ओके सर। अगेन यहाँ जाएंगे, अब मुझे यहाँ पे ये कोई भी ऑप्शन नहीं दे रहा, एक सेकंड, रिफ्रेश में जाऊंगा, टेबल्स में जाऊंगा, डीबीओ में जाऊंगा, तो यहाँ पे मुझे ये ऑप्शन दिखा देगा, ठीक है। क्यों ऐड में क्यों नहीं दिखाया, क्योंकि मैंने कोई भी टेबल ऐड नहीं करी है, बस एक टेबल के अंदर एक कॉलम ऐड किया है, राइट। यस सर। तो मैं रिफ्रेश में जाके वो मुझे दिखाएगा। अगर मैंने कोई टेबल ऐड की होती तो न्यूली क्रिएटेड टेबल यहाँ पे दिख जाती है, और इसको आप टिक कर पाते टेबल वाले चेक बॉक्स को। ये भी हम आगे जाके एक टेबल और ऐड करेंगे तब दिखाऊंगा, दोबारा से अपडेट करेंगे, ठीक है। अभी के लिए क्योंकि कॉलम ऐड किया है तो वो रिफ्रेश वाले सेक्शन में आपको टीबीएल एम्प्लॉय दिखाएगा। जैसे ही आप फिनिश करोगे, इट्स सेइंग जनरेटिंग मॉडल, अब ये मॉडल जनरेट कर रहा है फिर से। यहाँ देखो आगे की प्रॉपर्टी, एंड Yes, sir, सेम जब आप टीबीएल एम्प्लॉय को खोलोगे तो यहाँ दिख जाएगी। और ये क्यों नहीं अपडेट हुआ, ये भी होना चाहिए था। तो यहाँ पे नहीं दिख रही सर। वो ओपन हुआ होगा एक्चुअली ना, इसलिए शायद उस पर राइटिंग में कुछ उसे इशू आए होंगे, कोई नहीं। तो यहाँ पे भी आपको वो, एक सेकेंड, डोंट सेव, यहाँ पे बना देते हैं, वैसे उसे दिखानी चाहिए यहाँ पे ना। तो पब्लिक इंट जेंडर, ये आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मोस्ट ऑफ द केसेस में आ जाता है।
ठीक है, ओके सर। अब मेरा डेटाबेस हो गया अपडेट। अब जरा ध्यान से देखना, अब मैं जाता हूं पब्लिक एक्शन रिजल्ट, क्रिएट एम्प्लॉय, एक मेथड बनाया। अब क्योंकि क्रिएट एम्प्लॉय है तो इसका कोई पैरामीटर तो चाहिए नहीं, किसी स्पेसिफिक एम्प्लॉय को तो एडिट में कर नहीं रहा हूं, ये तो ब्लैंक फॉर्म खोलेगा, राइट? ब्लैंक Yes, फॉर्म sir. खोलेगा ना? Yes, sir. ठीक है, अब जरा ध्यान से देखते रहना। यहाँ पे गए, यहाँ पे जाके इसे मॉडल भी कुछ नहीं चाहिए, ये तो ब्लैंक है। रिटर्न क्रिएट और एडिट ना दो फेस में होता है, पहला फेस है फॉर्म खोलना, दूसरा फेस है उसको सेव कराना डेटा को। यस सर। ठीक है, तो अभी काम है मैं क्रिएट के लिए ब्लैंक फॉर्म खोल रहा हूँ एक। यस सर। ठीक है, तो जस्ट मैंने एक मेथड बनाया और उसके अंदर एक ब्लैंक फॉर्म डाल दिया। ब्लैंक फॉर्म बनाने के लिए फिर से वही ऐड व्यू, क्रिएट वाले टेम्पलेट सेलेक्ट कर लेंगे, मॉडल क्लास अगेन मेरे पास एम्प्लॉय रखूंगा मैं, सेविंग के टाइम पे उसको अपडेट करा लेंगे। एंटिटी फ्रेमवर्क हम यहाँ पे देते नहीं है। ओके, ठीक है, मेरे पास फॉर्म बन गया, लेकिन इस फॉर्म में ना एक कमी होगी, देखते हैं अभी क्या कमी है वो बताता हूँ। पहले आप ये चलाओ, एक तो सबसे पहले ये क्रिएट के क्लिक पे खुल नहीं रहा है, तो मेथड वहां पे मुझे लिखना पड़ेगा ये। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, इंडेक्स पे जाना है, इंडेक्स में क्रिएट वाला लिंक कहाँ क्रिएट किया उसने, ये रहा, यहाँ पे क्रिएट की जगह क्रिएट एम्प्लॉय है मेरा नाम। ठीक है, परफेक्ट, ये खुल गया। दूसरा ये देखो, इसने जेंडर नहीं दिखाया है यहाँ पे। जेंडर क्यों नहीं दिखाया? क्योंकि जो एम्प्लॉय मॉडल मैंने बनाया है उसमें जेंडर है ही नहीं। आपने एम्प्लॉय मॉडल जो बनाया हुआ था हमारा, उसमें तो जेंडर था ही नहीं ना। यस सर। टीबीएल एम्प्लॉय में तो आ गया, तो आपको यहाँ भी बढ़ाना पड़ेगा वो, तो आप यहाँ पे बढ़ाओगे पब्लिक इंट जेंडर, ठीक है, कंट्रोल एस किया। और अब आपको दोबारा से व्यू को डिलीट करके बनाना पड़ेगा, क्योंकि व्यू के अंदर वो प्रॉपर्टी तभी आएगी जब आप दोबारा बनाओगे। कुछ नहीं करना, व्यू वाले आप इसमें जाओ, होम पे क्रिएट एम्प्लॉय पे गए, राइट क्लिक, और अगेन मैं सीधे जाऊंगा यहाँ पे अगर राइट क्लिक, ऐड व्यू, क्रिएट वाले टेम्पलेट यूज करूंगा, मॉडल क्लास एम्प्लॉय यूज करूंगा। अगर आप देखिएगा,
परफेक्ट है। आपके पास बस आईडी वाला वो नहीं आया, बाकी सारे फील्ड आ गए। आईडी वाला फील्ड किस लिए नहीं आया? क्योंकि आईडी वाला फील्ड आप कभी भी आईडी खुद से जनरेट करोगे नहीं, आइडेंटिटी है खुद से जनरेट होगी। यस सर। ठीक है, लेकिन मुझे एक बात बताओ, जेंडर में मैंने इंटीजर टाइप लिया है, मैं कह रहा हूँ 0 लूंगा मैं मेल के लिए, 1 लूंगा मैं फीमेल के लिए, लेकिन यहाँ पे इंटीजर होने की वजह से कुछ भी डालने दे रहा है। यस क्योंकि सर। उसे ये चीज नहीं पता कि आपने जेंडर जो है उसमें 2 ही वैल्यू अलाउड होंगी। यस सर। ठीक है, तो हमेशा आपको ऐसी चीजों को हैंडल खुद से करना पड़ेगा। सबसे पहले ये आपको यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा? ड्रॉप डाउन, लिस्ट। है ना? अब Yes, ड्रॉप डाउन चलते हैं इस वाले व्यू पे। पहले मुझे ड्रॉप डाउन लिस्ट लगाना पड़ेगा, और ड्रॉप डाउन लिस्ट के लिए मुझे एक मॉडल भी चाहिए। तो यहाँ पे एडिट 4 की जगह आ जाएगा आपका ड्रॉप डाउन लिस्ट 4। ठीक है, अब ड्रॉप डाउन लिस्ट 4 जब भी आप देते हो तो आपको प्रॉपर्टी बतानी होती है, साथ में आपको बताना होता है कि आप ऑप्शन क्या क्या दोगे। तो आपको सबसे पहले जेंडर्स के ऑप्शन बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो वो आप कहां से बनाओगे? वो आप यहां से बनाओगे। यहीं पे सबसे पहले आप बनाओ जो ड्रॉप डाउन लिस्ट होती है, वो ऑप्शन जो चाहती है वो किस चीज में चाहती है? सिलेक्टेड लिस्ट आइटम में। ठीक है, ड्रॉप डाउन लिस्ट को जो भी आप ऑप्शन देते हो उसका टाइप होता है सिलेक्टेड लिस्ट आइटम। ठीक है, यस सर। जेंडर ऑप्शन इक्वल्स टू अब इसके अंदर 2 आइटम ऐड कर देता हूं, एक मेल के लिए एक फीमेल के लिए। टेक्स्ट क्या हो? टेक्स्ट तो आपका सपोज करो मेल। वैल्यू क्या हो? जो भी आप देना Zero. चाहते हो, इंटीजर वैल्यू जो भी है 0। ठीक है, डिफॉल्ट सिलेक्टेड ये वैल्यू होगी या नहीं ये भी आप यहाँ पे दे सकते हो। यहाँ पे अगर आपने दे दे सिलेक्टेड इक्वल्स टू ट्रू, तो बाय डिफॉल्ट आपकी ये वाली वैल्यू सिलेक्टेड आएगी। फिर तो सर उसमें मेल दिखेगी ना सर? हाँ, मेल दिखेगा, वहां पे मेल दिखेगा आपको। ठीक है। ठीक है, अच्छा, जो वैल्यू होती है इसकी वो भी यहाँ पे आपको स्ट्रिंग में ही देनी पड़ेगी, क्योंकि ये वैल्यू भी स्ट्रिंग में मांगता है। ठीक है, कोई बात नहीं, बैकएंड में हम कन्वर्ट करा लेंगे बाद में। ठीक है, ठीक है सर। दूसरी और ऐड करते हैं। दूसरा ये सबसे इजी ड्रॉप डाउन है, इसलिए ये लगवाया अभी। इसकी जगह सिलेक्ट कंट्री या सिटी लेते तो थोड़ा सा बड़ा हो जाता, वो भी लगवाऊंगा। जैसे जैसे ग्रेजुअली हम लोग सीख लेंगे ना चीजों को, वैसे वैसे हम थोड़ा सा हार्ड की तरफ चलेंगे। अभी क्या 2 ही ऑप्शन चाहिए हमें, तो 2 ही लगते हैं सबसे पहले। ठीक है, सिलेक्टेड इसमें डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिलेक्ट तो एक ही होगा बाय डिफॉल्ट। यस सर। सर फीमेल बस। इस तरह तुम्हारे पास एक जेंडर ऑप्शन आ गए जो कि 0 और 1 हो गए। अब मुझे ये बताओ, जेंडर ऑप्शन मेरे पास बैकएंड में कंट्रोलर लेवल पे व्यू पे भेजना है, तो कंट्रोलर से व्यू पे भेजने के मेरे पास कितने तरीके थे? तीन थे। कौन कौन से थे? व्यू बैग, व्यू डेटा एंड ऑन मॉडल। यहाँ पे कौन सा यूज करना चाहिए मुझे? मॉडल तो कर नहीं सकता, क्योंकि जो मेरे पेज का मॉडल है वो तो एम्प्लॉय टाइप का है, उसमें तो ऑप्शन आएगा नहीं। व्यू डेटा या व्यू बैग? सर व्यू बैक। व्यू बैग, क्योंकि व्यू बैग में मुझे कन्वर्ट नहीं कराना पड़ेगा। यस सर। ओके सर। क्यों सर आप कन्वर्ट के लिए इसलिए बोल रहे हैं ना, क्योंकि सर आपने वैल्यू स्ट्रिंग में ली है? नहीं 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 नहीं, व्यू डेटा हर वैल्यू को ऑब्जेक्ट टाइप समझता है। व्यू बैग डायनामिक टाइप था, याद है? यस व्यू बैग का टाइप डायनामिक था, इसलिए।
ठीक है, और उठा के ये पूरा का पूरा व्यू बैक जो है ठीक है। अब आप कहोगे ये ऑप्शन में आपने ड्रॉप डाउन लिस्ट में 3 पैरामीटर दिए हैं, तो देखो जरा ड्रॉप डाउन लिस्ट का पहला पैरामीटर क्या होता है। ड्रॉप डाउन लिस्ट का पहला पैरामीटर होता है, ड्रॉप डाउन लिस्ट 4 का, जिस प्रॉपर्टी में आपको इसकी वैल्यू चाहिए। सपोज कीजिए जब ये डेटा मैं भर के पीछे वापस भेजूंगा तो वो किस प्रॉपर्टी के अंदर आएगी वैल्यू, 0 या 1 जो भी सिलेक्ट किया है वो मॉडल की किस प्रॉपर्टी में सेट हो, टेंडर प्रॉपर्टी में। तो सबसे पहले मुझे वो बतानी होती है, ठीक है। देन मैं देता हूँ उसके, जब मैं उसके बाद में मैं देता हूँ इसके ऑप्शन क्या क्या है, तो इसके ऑप्शन देने होते हैं मुझे। और थर्ड मुझे देना होता है उसकी क्लास वगैरह, अगर मुझे कोई उसके ऊपर CSS क्लास लगानी है वो, ठीक है। Yes, sir. ओके सर। अब जरा इसको सेव करते हैं और चलाते हैं। What is HTML helper employee does not contain the definition of drop down list for, give me a moment। सर स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, वो जेंडी हो गई सर, जेंडर। ओके यहाँ पे है, ठीक है। यस सर, यस सर, ठीक। सेकंड सर ये आपने जेंडर के आगे सर डबल कोट में ये सर ये खाली क्यों लिया है सर ऐसे? कहाँ पे? सर जहाँ पे ये नीचे लाइन है ना वैलिडेशन सर, मैसेज नहीं नहीं, वो तो मैसेज है एक्चुअली, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं सर वैसे लिया क्यों है सर? ये मैसेज होता है एक्चुअली, अभी ये बताया नहीं ना वैलिडेशन मैसेज 4, ये समझाना है अच्छा, अभी। ठीक ये है क्या होगा कि अगर इसका वैलिडेशन फेल होगा तो यहाँ पे जो भी मैसेज लिखा होगा वो दिख जाएगा आपको। ओके सर। सर HTML के पास दिखा रहा सर ये एरर कुछ। तो एक सेकंड दे दो मुझे, बस HTML helper does not contain the
ठीक है, इसमें क्या प्रॉब्लम है कि जो आपका डायनेमिक भी है ना, ये डायनेमिक टाइप को टाइपकास्ट नहीं कर पाता। ड्रॉप डाउन लिस्ट 4 जो होता है, जो HTML का कंट्रोल होता है, वो आपके डायनेमिक के टाइप को टाइपकास्ट नहीं कर पाता, तो इसको आपको टाइपकास्ट करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये कहता है कि स्ट्रिक्टली मुझे जो अपने लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड लिस्ट आइटम ही चाहिए। अब आप कहोगे कर क्यों नहीं पा रहा है? डायनामिक तो वैसे भी रन टाइम पर डिसाइड होता है, डायनामिक तो रन टाइम पर डिसाइड होता है, लेकिन ये HTML है, ये C# का कोड नहीं है। वहां पे @for each के अंदर हमने लिखा था, इसलिए उसने कर पाया था। C# था वो, ये C# नहीं है, ये HTML है। ठीक है, यस सर। तो इसको यहाँ सर से यहाँ पर फिर हम व्यू बैक की जगह व्यू डेटा भी यूज कर हाँ, सकते हैं। दोनों यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, करके दिखा देता हूँ अभी। ठीक है, जेंडर में आपके पास बाय डिफॉल्ट मेल सेलेक्टेड आया, क्योंकि आपने मेल की वैल्यू सिलेक्टेड ले रखी है। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं पीछे जाके, यहाँ पे मेल की जगह इस सिलेक्टेड को फीमेल पे डाल देते हैं। और जेंडर ऑप्शन को व्यू बैक की जगह व्यू डेटा पे डाल देते हैं। व्यू डेटा पे जब आप डालते हो तो आपको ऐसे देने पड़ता है नाम। ठीक है, सेम व्यू डेटा को मैं पीछे जाके यूज कर लूंगा। अब की बार देखो बाय डिफॉल्ट क्या सिलेक्टेड आया। ईमेल। ठीक है, तो इस तरह आपका फॉर्म क्रिएट हो गया। अब आप कहोगे कि सर ये तो बाकी सब अलग साइज के आ रहे हैं, अलग साइज के आ रहे हैं, तो ये सब आपका HTML है। आप इंस्पेक्ट पे जाओ, जाके इसका HTML जैसा आपको करना है वैसा कर दो। ये है ना, विथ लगा दो। इतना बड़ा कर लो इसे। ठीक है, इस तरीके से आप इसको बड़ा छोटा कर सकते हो। ये आपका HTML है, सिंपल। अच्छा मुझे बताओ, आपके HTML में पार्टिसिपेटिंग कितनी है? HTML कितने अच्छे से आप कितना कंफर्टेबली लिख पाते हो? सर एवरेज। एवरेज मतलब HTML में थोड़ा बहुत काम कर लेते हो ना? ये जो फॉर्म वगैरह सेट करना है कर लोगे ना? ये बताना यस शुरू सर। करो। हाँ सर, Yes, ये sir. सीख रहे हैं हो सर जाएगा देखो। हो जाएगा। ठीक है, देखो अगर नहीं आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे बता देना, बीच में हम लोग थोड़ा और बेसिक पे ले लिया करेंगे इसको। ठीक है, नहीं सर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी के लिए मेरा ये फॉर्म बन के रेडी हो गया, और जब भी कभी मैं अपने एप्लीकेशन पे जाऊंगा, बैक टू लिस्ट पे मैं लिस्ट पे पहुंच जाऊंगा, और क्रिएट न्यू पे मैं नए फॉर्म पे पहुंच जाऊंगा। इतना तो ये चल गया। अब मुझे क्या चाहिए? इस फॉर्म में मैं डेटा भरूं, क्रिएट पे क्लिक करूं तो जाके मेरा एम्प्लॉय बन जाए। राइट, यही चाहिए ना? यस सर। लेकिन वो करने से पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि जो भी डेटा मैं यहाँ भरूंगा उसे बैकएंड में भेजूंगा कैसे, मतलब उसको C# तक .NET तक कैसे भेजूंगा, HTML पेज से सर्वर तक कैसे भेजूंगा। राइट, तो जैसे डेटा कंट्रोलर से व्यू पे लाने के 3 तरीके थे, वैसे ही डेटा फॉर्म से HTML से पीछे ले जाने के 4 तरीके हैं। ठीक है, अब वो तरीके सुनो। पहला तरीका, बाय मॉडल। ठीक है, दूसरा तरीका बाय पैरामीटर।
तीसरा तरीका बाय फॉर्म कलेक्शन। चौथा तरीका बाय अपडेट मॉडल। सर ये किस चीज के मेथड है सर? ये तरीके हैं डेटा को फ्रंट एंड के HTML के फॉर्म से पीछे सर्वर तक भेजने के। भाई डेटा पीछे जाएगा तभी तो सेव होगा। यस सर। यहाँ पे आप जो भी डेटा भरोगे, अभी देखो जरा, यहाँ मैंने लिखा ठीक है, और क्रिएट पे क्लिक किया, कुछ हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि पीछे का मैंने कोड ही नहीं लिख रखा। तो ये अब मुझे क्या चाहिए कि क्रिएट के क्लिक पे सारे डेटा को मैं उठाऊं, उठा के पीछे ले जाऊं, डेटाबेस में सेव करूं और वापस लाऊं लिस्ट में, और लिस्ट के अंदर मुझे वो एडिट दिखना चाहिए, वो लाइन, नई वाली लाइन दिखनी चाहिए वहां पे। राइट? ठीक है सर। समझ में आ रही है बात? यस Yes, sir. सर। वो जो आपने मेथड लिखवाए थे सर, एक बार और दिखा दीजिए। बता रहा हूँ, चल रहा हूँ वहीं पे। तो यहाँ से डेटा इस यहाँ पे फॉर्म पे भरने के बाद में क्रिएट के क्लिक पे डेटा को उठा के पीछे ले जाने के जो तरीके हैं मेरे पास, वो 4 तरीके हैं। पहला तरीका बाय मॉडल, ये सबसे ज्यादा ऑथेंटिक और सबसे ज्यादा अच्छा है, ये है हमारा बेस्ट मेथड। हमेशा हमें ये यूज करना चाहिए। ये जो चौथे वाला है अपडेट मॉडल, ये भी मॉडल के जैसा ही है, ये भी आप यूज कर सकते हो। सेकंड पे आपको इसे यूज करना चाहिए। फॉर्म कलेक्शन, ये आपको तब यूज करना चाहिए जब आपको प्रॉपर्टीज के बारे में पता ही ना हो। अभी तो आपको पता है कि आपके फॉर्म पे 4 प्रॉपर्टी हैं गिन के, लेकिन अगर आपके फॉर्म पे कभी 10 होती हैं, कभी 6 होती हैं, कभी 12 होती हैं, कभी 15 होती हैं, आपको पता नहीं है, ठीक है? यस कभी भी कितनी भी प्रॉपर्टी हो सकती है, आपको पता नहीं है। तो ऐसे केसेस में आप क्या करेंगे? सर फॉर्म कलेक्शन वाले में। फॉर्म कलेक्शन, तो ये लिखना व्हेन यू डोंट हैव आइडिया ऑफ योर फॉर्म फील्ड्स, तब आप कौन सा यूज करेंगे? फॉर्म कलेक्शन। फॉर्म और कलेक्शन। अब पैरामीटर कब यूज करेंगे? जब आपके पास मॉडल नहीं है पेज पे। अभी तो मेरे पास पेज पे मॉडल है, लेकिन अगर मॉडल नहीं है और कोई एक ही टेक्स्ट बॉक्स था, सपोज करो कोई एक ही टेक्स्ट बॉक्स था। जनरली लॉगिन पेज वगैरह जो होते हैं उन पर 2 ही टेक्स्ट बॉक्स होते हैं, यूजर नेम और पासवर्ड, और तो कुछ होता नहीं। तो उस टाइप की जगह पे आपको पैरामीटर यूज करना चाहिए। व्हेन वी हैव वेरी लेस नंबर of fields on the form, ठीक है? ऐसा नहीं है कि आप इस वाले फॉर्म के लिए पैरामीटर नहीं यूज कर सकते। मैं यूज करके दिखाऊंगा चारों चीजें, इसी वाले फॉर्म पे यूज करके दिखाऊंगा चारों तरीके, ठीक है? यस बट सर। ये एडवाइज्ड कब है, ये आपको कब यूज करने चाहिए, यही है। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट ने ऐसा कुछ नहीं कह रखा कि आप इन फॉर्म्स को जब लेस है तब पैरामीटर यूज करो, या जब आपको नहीं पता तब आप फॉर्म कलेक्शन यूज करो। माइक्रोसॉफ्ट ने ऐसा कुछ नहीं बताया। ये बेस्ड ऑन अवर एक्सपीरियंस, मेरा एक्सपीरियंस बोलता है कि आप अगर इन कंडीशंस में इन चीजों को यूज करते हो तो आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये माइक्रोसॉफ्ट की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट कहता है जो यूज करना है करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बट मैं कहता हूं कि जब आप इन चारों को इन कंडीशंस में यूज करोगे ना, तो कभी आपको कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं, ठीक है? ओके सर। और इसी के साथ ये एक इंटरव्यू क्वेश्चन भी है। हाउ कैन वी सेंड डेटा फ्रॉम फ्रंट एंड टू बैक एंड, फ्रॉम फ्रंट एंड फॉर्म टू बैक एंड इन माइक्रोसॉफ्ट ASP.NET MVC? तो आप बोलोगे वी हैव 4 मेथड्स टू डू दैट। वन इज मॉडल, वन इज पैरामीटर, थर्ड वन इज फॉर्म कलेक्शन एंड लास्ट वन इज अपडेट मॉडल, ठीक है? यस सर। आज के लिए इतना ही रखेंगे, अभी आप Okay, इतना ही sir. करो। कल ये डेटा बैकएंड में पहुंच के डेटा को डेटाबेस में सेव करना बताऊंगा, Yes, sir. ठीक है? Yes, अच्छा, sir. आपको अभी अगर ड्रॉप डाउन लिस्ट थोड़ा सा कम समझ में आया हो, कोई बात नहीं, आगे बहुत सारे ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने वाले हैं हम, और हम सारे कंट्रोल पढ़ेंगे। ड्रॉप डाउन लिस्ट, चेक बॉक्स, रेडियो बटन, टेक्स्ट बॉक्स, जितने भी नॉर्मल कंट्रोल्स हमें जरूरत पड़ती है किसी भी एप्लीकेशन को बनाने के लिए, वो हम सब यहाँ पे पढ़ने वाले हैं 1 by 1। तो ड्रॉप डाउन के ऊपर एक क्लास बिल्कुल अलग से होने वाली है, ठीक है? यस सर।
तो आज के लिए इतना ही रखते हैं. थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग. सी यू Thank you, टुमारो. sir. sir. Bye, sir. होप आप लोग कोड करके देख रहे हैं. मुझे Yes, कोड sir. की ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बट आप लोग प्लीज कोड करके देख लो, नहीं तो ये कुछ भी समझ में नहीं आएगा बाद में. ठीक है सर. ठीक है. Okay. ओके देन. थैंक्स Bye, फॉर sir. ज्वाइनिंग. सी यू टुमारो. Okay. हैव अ ग्रेट डे. Thank you, sir.